हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है मनी एंड बैंकिंग या फिर मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज से बात करेंगे हम लेसन नंबर 5 के बारे में, क्योंकि लेसन नंबर 4 तक की वीडियोज मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। जिसने अब तक प्रीवियस वीडियोज ना देखी हो पर देखिए वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने लेसन नंबर 4 तक के सारे कंसेप्ट को डिस्कस कर लिया है। अब मात्र 2 लेसन और बाकी है, यूनिट नंबर 3 के अंदर लेसन नंबर 5 और एक यूनिट नंबर 4 के अंदर लेसन नंबर 6। और लेसन नंबर 6 जैसे खत्म होगा हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836333 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं कंसेप्ट। तो लेसन नंबर 5 हमारे पास है क्या, थ्योरीज ऑफ टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट। हम सब लोगों ने लेसन नंबर 4 में देखा था कि डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट किस प्रकार से होता है, यानी कि हमने जहाँ पे अलग अलग कंसेप्ट्स देखे, मनी डिमांड, मनी सप्लाई, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, उनके हिसाब से कैसे इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन किया जाता है। आज हम ये समझेंगे कि टर्म के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, या फिर इंटरेस्ट रेट जो है वो कैसे टाइम के अकॉर्डिंग भी डिसाइड किया जा सकता है। इस कंप्लीट सीरीज में हम इसके अलग अलग कंसेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं लेसन नंबर 5 के अंदर में पढ़ना क्या क्या है, यानी कि लेसन नंबर 5 के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन सी चीजें हैं। तो हमारे पास ये 4 कंसेप्ट हमें देखना है। पहला, द डिफरेंट शेप्स ऑफ यील्ड कर्व, जो हम देखेंगे आज की वीडियो के अंदर की यील्ड कर्व के जो है ना वो डिफरेंट शेप्स कौन कौन से होते हैं और क्यों ये डिफरेंट शेप्स जो हैं वो बनाए जाते हैं या फिर बनते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है, द एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस। हमें एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस समझना पड़ेगा, यानी कि जहां पे हम एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं कि एक्सपेक्टेशंस कैसी रहती हैं एक बायर की या फिर एक सेलर की इंटरेस्ट रेट को लेके। इसके बाद तीसरा हम समझेंगे द सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस, ये भी एक हमारे पास थ्योरी है। और फोर्थ, द प्रेफर्ड हैबिटेट हाइपोथेसिस। तो मेन तो हमें आज की वीडियो में पढ़ना है यील्ड कर्व, फिर आने वाले टॉपिक्स में हम अलग अलग हाइपोथेसिस को रीड करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं यील्ड कर्व का मतलब क्या होता है। उसके लिए आपको यील्डिंग का मतलब पता होना चाहिए। देखो यील्ड का मतलब कहता है कुछ भी जनरेट करना, प्रॉफिट कमाना, ये सब कहीं ना कहीं यील्ड को डिटरमाइन करते हैं। लेकिन यील्ड कर्व जो है वो डिपेंड किस पे करता है, सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजों पे। एक तो टाइम पीरियड क्या है इन्वेस्टमेंट का, दूसरा इंटरेस्ट रेट क्या है इन्वेस्टमेंट का। और हम सब जानते हैं कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट भी डिफर करते हैं, है ना। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो यानी कि प्रीवियस चैप्टर जब पढ़ा था, जहां पे हमने पढ़ा था डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, वहां पे हमने डिस्कस किया भी था कि अलग अलग टर्म के अकॉर्डिंग कैसे इंटरेस्ट रेट जो है वो डिफर करता है, खासकर प्रीवियस वीडियो में। जैसे कि अगर मान लो कि टाइम ज्यादा है तो जनरली हमने देखा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या रहता है, ज्यादा रहता है। यानी कि एक पर्सन जो है ना जितना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा उसे उतने ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे काम करती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट जनरली हमें लॉन्ग टर्म में ही देखने को मिलता है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं शॉर्ट रन टाइम पीरियड की, तो शॉर्ट रन टाइम पीरियड में क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर जो रिटर्न्स हैं वो बहुत ज्यादा क्या रहते हैं, कम रहते हैं। तो अब एक एक करके चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है हमारे पास टॉपिक इंट्रोडक्शन का, कि इस कंप्लीट टॉपिक का इंट्रोडक्शन क्या है, यानी कि यील्ड कर्व होती क्या है। तो द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरेस्ट रेट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड यील्ड्स एंड डिफरेंट टर्म्स ऑफ टू मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड्स। इसका मतलब यहाँ पे हम रिलेशनशिप देखते हैं किसके बीच में, एक तो इंटरेस्ट रेट के बीच में और किसके बीच में, बॉन्ड यील्ड्स के बीच में, और साथ साथ जो टर्म है ना मैच्योरिटी का वो क्या है। यानी कि एक तरह से मैं कह सकता हूं कि हम जो है यहाँ पे बात करते हैं रिलेशन की इंटरेस्ट रेट के बीच में और टाइम के बीच में, कि टाइम का इंटरेस्ट रेट से कैसा रिलेशन होता है, या फिर जो मैच्योरिटी का पीरियड है उसका इंटरेस्ट रेट से कैसा रिलेशन बनता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया भी था कि जनरली हम ये देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट का टाइम से पॉजिटिव रिलेशन होता है। यानी कि जितना एक पर्सन जितने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहेगा उसका रिटर्न, उसकी जो रिटर्न्स हैं वो क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही ज्यादा मिलेगा उसे। इसलिए आपने देखा होगा कि सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट क्या रहता है, कम रहता है। लेकिन वहीं पे अगर हम उसे कंपेयर करें एफडी से यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट से, तो वहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहता है, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं, यानी कि एक लॉक इन पीरियड के अंदर होते हैं। लेकिन सेविंग अकाउंट से हम जब मर्जी अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए वहां पे इंटरेस्ट रेट बिल्कुल नॉमिनल यानी कि ना के बराबर मिलता है।
वही चीज यहाँ पे है, इट ऑफर्स अ टूल टू एनालाइज करंट इंटरेस्ट, ये टूल ऑफर करता है ताकि हम जो है ना करंट इंटरेस्ट रेट को एनालाइज कर पाए एंड प्रिडिक्ट द फ्यूचर रेट्स। मतलब हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स होंगे जिनसे हम करंट इंटरेस्ट रेट भी निकाल पाएंगे, उसको एनालाइज भी कर पाएंगे, दूसरा हम प्रिडिक्ट भी कर पाएंगे कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कैसे रहने वाले हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया। अब आगे देखते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है टू मेक स्ट्रेटजी फॉर इन्वेस्टिंग फंड, ताकि वो स्ट्रेटजी बना पाए अपने फंड को इन्वेस्ट करने के लिए इन डिफरेंट बॉन्ड्स और प्रोजेक्ट्स, अलग अलग बॉन्ड्स के अंदर या फिर अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर, टू गेट द डिजायर्ड रिटर्न, ताकि जो भी उनके डिजायर्ड रिटर्न्स हैं वो उन्हें मिल पाए, गिवन देयर प्रेफर्ड रिस्क कैटेगरी, जो भी उनकी प्रेफर्ड रिस्क कैटेगरी है उसके अंदर, एंड एसेट क्लास के अंदर। अल्टीमेटली दिस इज लिंक टू फाइनेंशियल हेल्थ। तो अल्टीमेटली ये हमारे पास क्या बनता है, फाइनेंशियल लिंक टू फाइनेंशियल हेल्थ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। यानी कि एक तो फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी हो जाती है, दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या होती है इसकी वजह से अच्छी होती है। तो ये सब बेनिफिट होते हैं जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, रेट ऑफ रिटर्न्स की या फिर मैच्योरिटी पीरियड की। तो कहीं ना कहीं हमें सारी चीजें समझनी पड़ेंगी ताकि हम ये समझ पाएं कि एक इन्वेस्टर्स को कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए एसेट्स को लेके, अलग अलग एसेट क्लास के अंदर, ठीक है, कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्या उसका रेट ऑफ रिटर्न रहेगा या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे मिलने वाला है, ठीक है। साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ ही पॉसिबल है, क्योंकि हम सब जानते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का सिंपल सा मतलब क्या है कि ऑल ओवर डेवलपमेंट होनी चाहिए, यानी कि हर एक पर्सन की डेवलपमेंट होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, जैसे इंडिया भी अब जो है डेवलपिंग नेशन का पार्ट बन चुका है, लेकिन दिक्कत क्या इंडिया के साथ कि इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ भले ही हो रही है लेकिन जो गैप है ना, जो इनइक्वालिटी वो बहुत ज्यादा है। लेकिन जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट की, तो हम बात करते हैं कि ऑल ओवर डेवलपमेंट होनी बहुत जरूरी है। और वो कब होगी, जब हर एक पर्सन की डेवलपमेंट हो, हर एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट हो, हर एक इंडिविजुअल के पास इतनी वेल्थ हो, इतना पैसा हो कि वो बेसिक रिसोर्सेज के लिए किसी और पे डिपेंडेंट ना रहे। तो ये सब चीज हम इस पॉइंट के अंदर यहाँ पे देखते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है अगला पॉइंट, द यील्ड कर्व। ये यील्ड कर्व होता क्या है, जिसको हमें डिस्कस भी करना था पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। तो यील्ड कर्व का मतलब क्या है कि जहां पे हम देखेंगे कि रिटर्न्स किस प्रकार से जनरेट होते हैं अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर। तो यील्ड कर्व विच कैन बी ड्रॉन बाय टेकिंग इंटरेस्ट रेट, जहां पे हम एक साइड तो क्या लेते हैं, इंटरेस्ट रेट लेते हैं, ऑन वर्टिकल एक्सिस, देखो वर्टिकल एक्सिस जो भी है वहां पे क्या दिखेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टर्म टू मैच्योरिटी, और दूसरी तरफ हम क्या रखेंगे, मैच्योरिटी पीरियड को ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर। यानी कि मैच्योरिटी का टाइम पीरियड कितना है, 1 साल, 2 साल, ठीक है, 3 साल, 5 साल, ऐसे हम क्या रखते हैं, मैच्योरिटी पीरियड भी रखते हैं। अब समझते हैं यील्ड कर्व के अलग अलग टाइप्स को। अगर मैं यील्ड कर्व के अलग अलग टाइप्स को डिस्कस करूं यहाँ पे, तो यील्ड कर्व के टाइप कौन-कौन से आएंगे, पहला आएगा हमारे पास यहाँ पे अपवर्ड स्लोपिंग, दूसरा क्या आएगा डाउनवर्ड स्लोपिंग, फिर क्या आएगा हॉरिजॉन्टल कर्व जिसको हम क्या बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, और फिर फोर्थ क्या होता है हमारे पास हम्प। ये अलग अलग क्या है, यील्ड कर्व है, जो ये दिखाते हैं कि अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, अलग अलग मैच्योरिटी पीरियड के अकॉर्डिंग कैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है और साथ साथ रिटर्न्स कैसे जनरेट होने वाले हैं। क्योंकि हमेशा जो इन्वेस्टर्स है ना वो रिटर्न्स को देख के ही मोटिवेट होते हैं, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई पैसा लगा रहा है अपना, सेविंग क्या अमाउंट लगा रहा है, क्योंकि सेविंग करना इतना आसान भी नहीं होता, वरना अच्छे खासे लोगों के पास वेल्थ होती, पर क्यों नहीं होती, क्योंकि सेविंग करना है जितना सिंपल हम बोल रहे हैं उतना सिंपल है नहीं, क्योंकि सेक्रीफाइस करना है भाई हमें कुछ ना कुछ, हमें करंट कंजप्शन को सेक्रीफाइस करना पड़ता है सेविंग के लिए। और फिर हर एक पर्सन चाहता है वो सेविंग जो उसने जो की है, क्योंकि भाई एक तरह से मेहनत के पैसे हैं वो, तो लोग चाहते हैं कि उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जाए जिससे रिटर्न्स भी क्या मिले, उन्हें ज्यादा मिले, यानी कि रिटर्न से मोटिवेट होते हैं लोग। अब रिटर्न्स जब जनरेट करने की बात आती है तो वहां पे एक टर्म इन्वॉल्व होता है, उसमें क्या बोलते हैं, रिस्क, जिसके नाम बोलते भी है ना हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, कि हर एक इन्वेस्टर जो है ना वो अच्छे रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करता है, पर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। और इसलिए हम जो है ना वो अलग अलग यील्डिंग कर्व को पढ़ते हैं, यील्ड कर्व को पढ़ते हैं, जहां पे हम ये देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू रिस्क रिवॉर्ड कैसा रहने
रहने वाला है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा रिस्क रहेगा हम रिवॉर्ड भी उतना ज़्यादा रख के चलेंगे, क्योंकि रिस्क के अकॉर्डिंग बेनिफिट्स भी मिलने चाहिए। तो हमारे पास ये 4 तरह के क्या बनते हैं, अलग अलग यील्ड कर्व बनते हैं, जहां पे आपको हर एक जगह जो एक्स एक्सिस है, जिसको हम क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उस पर आपको क्या मिलेगा, टाइम ऑफ मैच्योरिटी, कि मैच्योरिटी का टाइम पीरियड कैसा है हर एक ग्राफ में, ठीक है। लेकिन वहीं पे जो हमारा वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस में क्या मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि रेट ऑफ रिटर्न्स। तो यहाँ पे R1 R2, ठीक है, और ये R क्या दिखा रहा है, रेट ऑफ रिटर्न्स को। हर एक ग्राफ में कोई चीज मिलेगी। अब ये देखो, ये हमारे पास क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग। अब अपवर्ड स्लोपिंग कर्व को समझते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, वो क्या, कि व्हेन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज विद इंक्रीज ऑन टर्म टू मैच्योरिटी, यानी कि जब इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है जब हम मैच्योरिटी का टाइम पीरियड बढ़ाते हैं, यानी कि जितना हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही ज्यादा मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व। तो वही चीज यहाँ पे है, व्हेन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज विद, जब इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है विद इंक्रीज इन टर्म टू मैच्योरिटी, जब मैच्योरिटी का टाइम पीरियड बढ़ जाए, द यील्ड कर्व बिकम्स अपवर्ड स्लोपिंग। तो जो यील्ड कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और पॉजिटिवली स्लोप, और कैसा स्लोप रहेगा, पॉजिटिवली स्लोप्ड रहेगा। दिस हैपेंस विद बॉन्ड्स। तो ये जनरली किसके साथ होता है, बॉन्ड्स के साथ होता है, हैविंग लॉन्गर टर्म टू मैच्योरिटी, जहां पे मैच्योरिटी का जो टाइम पीरियड है वो काफी लंबा रहता है, विच इज इन मोस्ट केसेस अ नॉर्मल फिनोमेना। जो क्या है, एक नॉर्मल फिनोमेना है कि भाई एक पर्सन ने सैक्रिफाइसेस ज्यादा किए हैं, अपनी सेविंग को लॉन्ग टर्म तक एक तरह से लॉक इन पीरियड के अंदर रखा है, तो उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलनी चाहिए। और हमें दिखता भी है कि जब एक पर्सन स्टॉक मार्केट में या फिर किसी भी इन्वेस्टमेंट में किसी भी इन्वेस्टमेंट एसेट्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसके रेट ऑफ रिटर्न्स बाकी इन्वेस्टर से क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। और हम सबने देखा है कि इन्वेस्टमेंट के जरिए बहुत से लोगों ने एक अच्छा खासा कॉर्पस बनाया है, एक अच्छी खासी वेल्थ बनाई है लॉन्ग टर्म के अंदर, जहां पर उन्होंने बहुत टाइम वेट किया। क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है कि जितना ज्यादा हम लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट रहने वाला है, वही चीज यहाँ पे है। तो अ नॉर्मल फेनोमेनन होता है, अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व इज आल्सो कॉल्ड नॉर्मल यील्ड कर्व। तो एक चीज और ध्यान रखना कि जो अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल यील्ड कर्व भी बोलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व, जहां पे ये हमारा टाइम ऑफ मैच्योरिटी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जहां पे हो क्या रहा है, जैसे ही टाइम 1 साल से 2 साल हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 से R2 हो गया, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ गया। इसी को बोलते हैं कि टाइम के साथ साथ, यानी कि जो मैच्योरिटी का टाइम पीरियड है उसके साथ साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उम्मीद है आपको ये वाला पहला जो है ना टाइप अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व, ये समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व। अब यहाँ पे क्या होगा वो समझते हैं, ये बिल्कुल इसका उल्टा है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ रहा है इन्वेस्टमेंट का, वैसे वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे जैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा वैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, कम हो जाएगा। ये हो गया हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व। तो अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व इन्वॉल्व्स अ ग्रेटर रिस्क। अब एक चीज ध्यान रखना, अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व में क्या होता है, एक ग्रेटर रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि हम अपना पैसा एक लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो चांसेस हो भी सकते हैं कि हमारे पैसा क्या हो जाए, डूब जाए या फिर लॉस हो जाए, या फिर जो इन्वेस्टमेंट एसेट है उसमें कोई दिक्कत आ जाए, तो बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती है लॉन्ग टर्म के अंदर। इसलिए आपने देखा होगा कि जब मैं बात कर रहा था प्रीवियस चैप्टर के अंदर कि हर एक इन्वेस्टर ही सोचता है कि मैं अपने पैसे को लिक्विड फंड में रखूंगा, जिसको मैं जब मर्जी चाहूं तो अपने पास विड्रॉ कर पाऊं, ठीक है, जब मुझे नीड हो। लेकिन जब हम बात करते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट की, ऐसे एसेट की जहां पे हमारा पैसा एक बार चला गया, तो वो एक प्रॉपर टाइम पीरियड के बाद यानी कि आफ्टर मैच्योरिटी ही हम उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, उससे पहले विड्रॉएबल पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केसेस में जब लोगों की लाइफ में इमरजेंसी आती है तब भी लोग उन पैसे को यूज नहीं कर पाते। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व इन्वॉल्व्स अ ग्रेटर रिस्क एज वेल। एम्पिरिकली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट हायर रिस्क गिव, कि अगर हम रिस्क ज्यादा लेते हैं गिव्स हायर रिटर्न्स, तो हमें क्या मिलेंगे, ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। यील्ड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, हम यील्ड कर्व को कब क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड स्लोपिंग बोलेंगे, यानी कि हमारा सेकंड टाइप आ गया यील्ड कर्व का, डाउनवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व। तो कब बोलेंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग, व्हेन इंटरेस्ट रेट कीप्स फॉलिंग, जब इंटरेस्ट रेट गिरता रहेगा विद एन इंक्रीज इन टर्म टू मैच्योरिटी, यानी कि ऊपर वाले का बिल्कुल उल्टा, अपवर्ड स्लोपिंग का बिल्कुल उल्टा डाउनवर्ड स्लोपिंग, कि जैसे जैसे हम मैच्योरिटी का टाइम पीरियड बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। इन्फ्लेशन इज अ मेजर रीजन फॉर द
डाउनवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व। जो इन्फ्लेशन है ना, ठीक है, वो एक मेजर रीजन है डाउनवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व का। क्योंकि हम सब जानते हैं अच्छी इन्वेस्टमेंट वही है जो इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। जैसे हम सब लोग बोलते हैं कि सेविंग अकाउंट में रखा हुआ पैसा डेप्रिशिएट हो रहा है। क्यों डेप्रिशिएट हो रहा है? क्योंकि सेविंग अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहता है? 2 से 3%, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ जाती है मेरे भाई 6 से 8% से तो एनुअली। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारा पैसा क्या है जो हमने सेव कर रखा है वो डेप्रिशिएट हो रहा है। इसके अलावा जो पर्सन एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उनका पैसा भी सिर्फ जो है वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाता है, बढ़ नहीं रहा होता। तो आइडियल इन्वेस्टमेंट हम उसको बोलते हैं जहां पे कम से कम हम जो है ना वो एनुअली 10% से या फिर 10% से ज्यादा अपने पैसे ग्रो कर पा रहे हैं, जिससे हमारा क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन भी बीट हो रहा है और साथ साथ हमारा पैसा जो है वो एक सही रेट पे ग्रो भी कर रहा है। वही चीज यहाँ पे हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा रीजन है जहां पे हमें देखने को मिलता है डाउनवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व की जैसे जैसे टाइम ऑफ मैच्योरिटी बढ़ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है यहाँ पे कम होता जा रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट क्या आता है, एट टाइम्स यील्ड कर्व्स में बिकम फ्लैट। कई बार जो है ना वो यील्ड कर्व क्या होता है, फ्लैट हो जाता है। फ्लैट समझते हो ना, ठीक है, कि भाई ये हो गया फ्लैट कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है। मतलब क्या कि अब हम जो है ना टाइम ऑफ मैच्योरिटी कुछ भी करें, टाइम ऑफ मैच्योरिटी में अपना कुछ भी रखें, लेकिन हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, वो फिक्स है आर नोट पे। इसका मतलब है कई बार बैंक क्या बोलते हैं कि भाई चाहे आप 1 साल की एफडी करवाओ, चाहे 2 साल की, चाहे 5 साल की, चाहे 10 साल की, चाहे 50 साल की, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट हम फिक्स रखेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से टाइम हॉरिजॉन्टल यील्ड कर्व, जिसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ था मैंने, ठीक है, हॉरिजॉन्टल यील्ड कर्व परफेक्टली इलास्टिक कर्व बोलते हैं इसे, जहां पे टाइम पीरियड मैच्योरिटी का इंटरेस्ट रेट को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाता है, बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकता है। तो एट टाइम्स यील्ड कर्व में बिकम फ्लैट और हॉरिजॉन्टल, इंडिकेटिंग नो चेंज इन इंटरेस्ट रेट, कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट में किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं आएगा, इवन इफ द टर्म टू मैच्योरिटी चेंजेस। जबकि मैच्योरिटी के टाइम पीरियड में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। अब समझते हैं अगले पॉइंट को। अगला क्या है, यील्ड लुक लाइक हम्प। हम्प समझते हो ना, है ना, जैसे ऊंट की होती है कुबड़, वैसे ही बोलते हैं हम्प। अब इसमें क्या हुआ, जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो टाइम पीरियड जैसे ही बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे हम टाइम पीरियड को बढ़ा रहे हैं तो स्टार्टिंग में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, R1 पे पहुंचा, पहले R1 पे था इंटरेस्ट रेट, फिर R2 पे आया, फिर फॉल करना शुरू कर गया। यानी कि स्टार्टिंग में तो मैच्योरिटी के साथ साथ, जब मैच्योरिटी का टाइम पीरियड बढ़ता है उसके साथ साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, फिर एकदम से फॉल करना शुरू कर देगा। तो वही चीज यहाँ पे है। तो yield curve look like a hump. Here the interest rate increases with the increase in term of maturity. यानी कि स्टार्टिंग स्टेज में इंटरेस्ट रेट क्या होता है, बढ़ता है, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, इंक्रीज इन द टर्म ऑफ मैच्योरिटी के, अगर मैच्योरिटी टाइम पीरियड बढ़ना शुरू हो जाए तो। बट आफ्टर अ पॉइंट इट स्टार्ट्स फॉलिंग, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट मतलब एक पॉइंट के बाद वो फॉल करना शुरू कर देता है, इवन इफ टर्म टू मैच्योरिटी कीप्स इंक्रीजिंग। लेकिन वो जब भी ऐसा होगा जब टर्म टू मैच्योरिटी क्या रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा, दस क्रिएटिंग हम इसको बोलते हैं कि भाई हम क्रिएट हो रहा है कि स्टार्टिंग में तो जब हम मैच्योरिटी टाइम पीरियड बढ़ा रहे थे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, लेकिन फिर क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है जैसे जैसे टाइम और बढ़ता चला गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता चला गया, तो शुरुआत में बढ़ना फिर कम होना। तो हमने ये 4 अलग अलग तरह के कर्व पढ़े। कई बच्चे ये पूछेंगे कि अब भैया यहाँ पे सर आपने हॉरिजॉन्टल कर्व डिस्कस किया, क्या वर्टिकल भी होता है क्या? तो बता देता हूँ, इस केस में वर्टिकल बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता। वर्टिकल का मतलब क्या है कि एक फिक्स्ड हमने मैच्योरिटी पीरियड देख ली, वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे R1 आ गया मान लो, यहाँ पे R2 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास एक फिक्स्ड मान लेते हैं 1 साल है, मैच्योरिटी पीरियड 1 साल की है कि मैच्योरिटी पीरियड फिक्स है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट उस मैच्योरिटी के पीरियड में क्या कर रहा है, फिक्स मैच्योरिटी के पीरियड में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। तो वो केस हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है, वो केस का पार्ट नहीं है। यील्ड कर्व के सिर्फ ये 4 केसेस होते हैं अलग अलग, जो चारों मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, ठीक है, जहाँ पे हमने अपवर्ड स्लोपिंग देखा, डाउनवर्ड स्लोपिंग देखा, हॉरिजॉन्टल यील्ड कर्व देखा और हम्प्ड यील्ड कर्व भी देखा, और सबकी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। आपको एग्जाम में ग्राफ के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी लिख के आनी है, उसके भी अलग से मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को। तो अब हम शुरू करते हैं कंसेप्ट। लेसन नंबर 5 था क्या, थ्योरीज ऑफ टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट, जहां पे हम डिस्कस कर रहे थे कि मैच्योरिटी पीरियड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा डिफर क्यों करता है।
मतलब जब एक पर्सन लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली अच्छे मिलते हैं, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में भी इंटरेस्ट रेट कई बार क्या होता है गिर जाता है। वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में कि टाइम के साथ यानी कि मैच्योरिटी पीरियड के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज्यादा वेरी करता क्यों है, ठीक है। तो शुरू करते हैं टॉपिक। तो रीजंस फॉर डिफरेंट शेप्स ऑफ यील्ड कर्व, यानी कि हमने यील्ड कर्व के इतने सारे शेप डिस्कस किए थे, अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व, ठीक है, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, हम ये सब हमने डिस्कस किया था। लेकिन अब जो हम समझेंगे ना यहाँ पे वो हम ये समझने वाले हैं कि रीजंस क्या है डिफरेंट शेप्स ऑफ यील्ड कर्व के, ठीक है। तो वो समझते हैं कि करके। अब इसमें क्या है हमारे पास यहाँ पे, तो ए हमारे पास क्या आ गया, इन्फ्लेशन, एक ये इंपॉर्टेंट रीजन है। बी आ गया इकोनॉमिक कंडीशन, और सी क्या आ गया, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। ये तीन चीजें जो है ना, इस पे कहीं ना कहीं जो है वो यील्ड कर्व की शेप डिपेंड करती है। एक एक करके समझते हैं इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इन्फ्लेशन को। हम सब जानते हैं इन्फ्लेशन को क्या बोलते हैं, महंगाई, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से गुड्स और सर्विसेज के जो प्राइस हैं वो हमेशा ऊपर जाते जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को एक, जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपए है जेब में और ये मार्कर 20 रुपए का है, तो मैं उस 100 रुपए में ऐसे ऐसे 5 मार्कर ला पाऊंगा जिसको मैं एक लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकता हूं। लेकिन जब ये मार्कर 20 की बजाय 50 रुपए के हो जाएंगे तो मैं सिर्फ उस 100 रुपए में सिर्फ मात्र 2 मार्कर लेके आ पाऊंगा। यानी कि इन्फ्लेशन की वजह से परचेजिंग पावर पे फर्क पड़ता है। तो वही चीज यहाँ पे है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो लोगों के पास पैसा तो ज्यादा आता है, करेंसी ज्यादा होती है, लेकिन दिक्कत क्या है, उस करेंसी में वो ज्यादा गुड्स और ज्यादा सर्विसेज एंजॉय नहीं कर पाते। सिर्फ किस रीजन की वजह से, महंगाई की वजह से। और इन्फ्लेशन ही एक वो रीजन है जहां पे लोग जो है ना लगातार अपने वेज रेट को, अपने इनकम को इंक्रीज करने की बात करते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए इनकम का इंक्रीज करना बहुत जरूरी है। इसलिए आपने देखा होगा कि इनकम भी जो है ना वो एक ईयर वाइज एक इंक्रीमेंट जरूर आता है इनकम के अंदर, यानी कि हम हमेशा अपने इनकम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि हम उस इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। और साथ साथ अपने सेविंग वाले फंड को ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां पे हम कम से कम इन्फ्लेशन रेट को बीट कर पाए, क्योंकि अगर हमारा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है अगर वो इन्फ्लेशन रेट को भी बीट नहीं कर पा रहा, इसका मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू लगातार टाइम के साथ कम होती चली जा रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। तो पढ़ते हैं इसे। इन्फ्लेशन, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन्फ्लेशन रिड्यूसेस परचेजिंग पावर। तो इन्फ्लेशन सबसे पहला काम क्या करता है, परचेजिंग पावर को कम करता चला जाता है। एंड क्रिएट्स डिफरेंसेस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल इंटरेस्ट रेट। और यहाँ पे ये क्रिएट करता है डिफरेंस नॉमिनल और रियल इंटरेस्ट रेट में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि पहले किसी बॉन्ड मार्केट में इंटरेस्ट रेट 4% था, ठीक है, और अब वो इंटरेस्ट रेट 6% हो गया है, लेकिन इन्फ्लेशन भी सेम रेट से बढ़ गया, तो क्या एक्चुअल में इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट हो रहा है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक यही बात होती है रियल इनकम के साथ और नॉमिनल इनकम के साथ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक चीज का, कि जैसे मान लेते हैं पहले किसी की इनकम 10,000 रुपए थी, अब उसकी इनकम 20,000 हो गई है, लेकिन इन्फ्लेशन जो है ना, यानी कि जो महंगाई है, यानी कि जो गुड्स और सर्विसेज के जो पर्सन कंज्यूम कर रहा था 10,000 की सैलरी में, उन सबके प्राइस भी डबल हो गए हैं। तो क्या एक्चुअल में उसकी कोई इनकम बढ़ी? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं बढ़ी, क्योंकि 10,000 में भी वो वही गुड्स और सर्विस एंजॉय कर रहा था, अब जो उसकी इनकम बढ़ के 20,000 हो गई, यानी कि डबल हो गई है पहले से, अभी भी वो उतने ही गुड्स और सर्विसेज को क्या कर पा रहा है, खरीद पा रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से उसकी परचेजिंग पावर कम होती चली गई। वही सेम चीज यहाँ पे है कि एक्चुअल में हम डिफर ही नहीं कर पाते कि नॉमिनल रेट और रियल इंटरेस्ट रेट में क्या डिफरेंस चल रहा है। लोगों को लगता है कि इंटरेस्ट रेट महंगे हो गए हैं, 12%, 15% इंटरेस्ट मिल रहा है, 20% इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन जो सेम रेट से राइज कर रहा है। इसलिए मैं बोलता हूं क्या कि जो एफडी है ना, वो इन्फ्लेशन के रेट को बीट कर पाता है, क्योंकि एफडी का रेट होता है अब 6 to 7%, और जो इन्फ्लेशन है ना वो भी 6 से लेकर 8% के बीच में बढ़ जाता है हर साल। यानी कि अगर एक पर्सन एफडी में अपना पैसा रख रहा है तो उसका पैसा ना तो बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, वो सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहा है। और अगर किसी पर्सन ने इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह कर रखी है जहां पे 10% या 12% या 15% से के आसपास रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं एवरेज लेवल पे, तो वो कहीं ना कहीं अपने पैसे की वैल्यू को, यानी कि अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर पा रहे हैं टाइम के साथ। वही चीज यहाँ पे है।
तो जो इन्फ्लेशन है ना वो कभी कभी ना डिफरेंस क्रिएट यहाँ पे क्या कर देता है, मुश्किल कर देता है। देखो क्रिएट्स डिफरेंस क्रिएट कर देता है किस चीज में, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में और रियल इंटरेस्ट रेट में, वेयर रियल इंटरेस्ट रेट इज डिराइव्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन। जहां पे हम जो है ना रियल इंटरेस्ट रेट कैसे डिराइव करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन रेट को माइनस कर दो फ्रॉम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से। इसका मतलब क्या है कि जैसे सपोज करते हैं तब एक्चुअल में कहीं ना कहीं पता लगता है कि असली में इनकम कितनी बड़ी है, असली में फायदा कितना हो रहा है। जैसे मान लेते हैं कोई पर्सन जो है वो, मैंने फिर से एग्जांपल लेता हूँ कि 10% जनरेट कर रहा है किसी एक एसेट इंस्ट्रूमेंट से, किसी एक एसेट क्लास से, फिर बॉन्ड से, लेकिन जो इन्फ्लेशन रेट है उस साल का 6% है, तो एक्चुअल में उसने सिर्फ गेन कितना किया, 4%, क्योंकि 6% तो इन्फ्लेशन ही था, महंगाई बढ़ गई, तो सिर्फ 4% उसने क्या किया, एक्चुअल गेन किया। इसी को क्या पता है क्या बोलते हैं, रियल इंटरेस्ट रेट। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, डिफरेंस होता है कब, जब हम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से रेट ऑफ इन्फ्लेशन को माइनस कर देते हैं। सो विद एन इंक्रीज इज इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक्स मस्ट बी इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है सेंट्रल बैंक भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू कर देता है टू कीप द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट, ताकि रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहे, कांस्टेंट रहे। और ऐसा इसलिए भी किया जाता है कई बार कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया जाता है तो लोग जो है ना वो लोन लेने के लिए कैपेबल नहीं रहते, क्योंकि लोन लेना महंगा पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मनी सप्लाई कंट्रोल में आती है और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आता है। क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब क्या है कि लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया है, मार्केट में फ्लो ऑफ इनकम ज्यादा है, जिसकी वजह से लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं और जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जाके बार बार इन्फ्लेशन को बढ़ा रहा है। उसी को कंट्रोल करने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको इन्फ्लुएंस करती है आरबीआई और इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है। और अगर इसका उल्टा हुआ यानी कि डिफ्लेशन हुआ तो इंटरेस्ट रेट कम भी किया जाता है। और एक चीज और इसका रीजन थी जो मैंने यहाँ पे लिखी दिया है कि इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है, टू कीप द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट, ताकि रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट रहे, फिक्स्ड रहे। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, इकोनॉमिक कंडीशंस इन द कंट्री में वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। हम सब जानते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस जो है ना वो वेरी करते हैं टाइम के साथ। जैसे कि एक इंडिविजुअल की लाइफ में भी बहुत सारे क्या होते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, इनकम को लेके, फाइनेंशियल्स को लेके, है ना। कभी हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं फाइनेंसेस को लेके, कभी हम बहुत बुरा परफॉर्म कर रहे होते हैं फाइनेंस को लेके। क्योंकि फाइनेंस में सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि हम कितनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, हम उस पैसे को मैनेज किस तरीके से कर रहे हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो हमें फाइनेंस सिखाता है। वरना लोग तो ऐसे भी हैं जो अच्छी सैलरी में भी गरीबी फील कर रहे हैं, और लोग ऐसे भी हैं जो कम सैलरी में भी अपने आप को अच्छा मैनेज करके रखते हैं, अपने फाइनेंसेस को बेहतर मैनेज करके रखते हैं। तो वही चीज हमारे पास यहाँ पे नजर आती है, इकोनॉमिक कंडीशंस इन द कंट्री, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशंस एक कंट्री के अंदर कैसी है। इकोनॉमिक कंडीशंस कंट्री के अंदर कभी बहुत अच्छी भी हो सकती है और कभी बहुत बेकार भी हो सकती है ना। जैसे कभी बूम का टाइम पीरियड है तो कभी रिसेशन का। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, 1 मिनट। चलो अब आगे देखते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक कंडीशंस की। तो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है ना वो किसी भी कंट्री की बहुत सारी चीज़ों से गुजरती है। कई बार बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं तो कई बार बुरा परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो कई बार इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है तो कई बार इकोनॉमी बुरा परफॉर्म कर रही होती है। यानी कि बहुत सी सिचुएशंस जो है ना वो हमें देखने को मिलती हैं एक बिजनेस के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर। वही चीज़ यहाँ पे है इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर। इकोनॉमिक कंडीशंस इन द कंट्री में वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम वेरी करती रहती है। अ हाई ग्रोथ में बी फॉलोड बाय फेजेस ऑफ डाउनटर्न्स। जो हाई ग्रोथ है ना वो क्या होते हैं, फेजेस होते हैं डाउनटर्न्स के, एज डिपिक्टेड बाय बिजनेस साइकिल्स। क्योंकि हमेशा क्या पढ़ते हैं, हम इसे पढ़ते हैं बिजनेस साइकिल्स के अंदर, क्योंकि बिजनेस के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ साइकिल्स आते हैं। हमेशा हर एक बिजनेस जो है वो अच्छा परफॉर्म करे जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत से बिजनेस सीजनल बिजनेस भी होते हैं, है ना। अपने सीजन आए तो बिल्कुल पीक पे है, नहीं आए तो बिल्कुल ही लो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है, बिजनेस साइकिल्स पे डिपेंड करता है कि जो इकोनॉमी है या फिर जो बिजनेस है वो किसी इकोनॉमी के अंदर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं फिर करेंगे। अकॉर्डिंगली द मूवमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट, जब हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स की ड्यूरिंग डिफरेंट टर्म्स में ऑल्सो वेरी, तो ये भी बहुत ज्यादा क्या करते हैं, वेरी करते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है ना, मतलब इन मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट रेट है वो भी क्या करते हैं, वेरी करते हैं। तो ये चीज आते हैं हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स भी नजर आते हैं हमें इन अलग अलग टाइम पीरियड्स के अंदर और अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग। इसके बाद हमारे पास तीसरा और लास्ट पॉइंट क्या आता है, द सेंट्रल बैंक्स, है ना। वो बैंक जहाँ पे हम सब लोग के क्या है, खाते हैं, अकाउंट, है ना।
ठीक है, तो अकाउंट है, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज बेसिकली एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग मनी सप्लाई। तो मैंने भी जैसे डिस्कस किया भी था कि आरबीआई जो है, फिर जो गवर्नमेंट है, वो कैसे आरबीआई का यूज करके मनी सप्लाई को चेंज करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट को चेंज करती रहती है। तो वही चीज यहाँ पे है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी उसका मेन काम क्या है, मनी सप्लाई को क्या करना, इन्फ्लुएंस करना, एंड द इंटरेस्ट रेट कीपिंग इन व्यू। और यहाँ पे हम इंटरेस्ट रेट का भी क्या करते हैं, बिल्कुल ध्यान रखते हैं, द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री, और साथ साथ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एक कंट्री का, इसका भी ध्यान रखते हैं। चेंज इन मॉनेटरी पॉलिसी, अगर मॉनेटरी पॉलिसी में कोई भी चेंज आया, इज रिफ्लेक्टेड इन द चेंज इन द इंटरेस्ट रेट, तो वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट के अंदर भी क्या करेंगे, चेंज लेके आएंगे। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी में किसी भी प्रकार का चेंज इंटरेस्ट रेट के चेंज को दिखाता है, दस कोजिंग चेंज इन शेप ऑफ द यील्ड कर्व, और इसी की वजह से यील्ड कर्व में भी क्या आता है, चेंज नजर आता है। तो ये बनता है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिसकी वजह से यील्ड कर्व में चेंज आता है। क्योंकि देखो, यील्ड कर्व में चेंज आने का मतलब क्या है कि या तो टाइम चेंज हो रहा है, यानी कि मैच्योरिटी का टाइम पीरियड चेंज हो गया, या फिर इंटरेस्ट रेट में चेंज आ गया। क्योंकि इंटरेस्ट रेट में चेंज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है यील्ड कर्व में चेंज लेके आने के लिए। और ये तीनों ही कंडीशंस जो हमने डिस्कस की, इन तीनों कंडीशंस में इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से यील्ड कर्व भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जहां हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरेस्ट रेट। ये कौन कौन सी थ्योरीज हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, थ्योरीज ऑफ टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो अब तक तो हमने सिर्फ बात की थी यील्ड कर्व के बारे में, प्रीवियस वीडियो से लेके अब तक। साथ में हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया कि यील्ड कर्व जो है उसमें चेंजेस, उसकी शेप में चेंजेस क्यों आते हैं। अब हम भी आएंगे अपनी थ्योरीज के ऊपर, जो चैप्टर का नाम है उसके अकॉर्डिंग। तो तीन थ्योरीज में पढ़नी है। पहला एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस, दूसरा सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस, और तीसरा परफेक्ट हैबिटेट हाइपोथेसिस। तो तीन में पढ़ना है, और तीन ही हमारे क्या थे, इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी थे। एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला क्या था, एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस। अब एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है, क्योंकि हम सब एज अ इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन रखते हैं फ्यूचर से कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट क्या होने वाला है। जैसे सपोज करते हैं कि मुझे पता है कि इस साल भले ही एफडी का रेट 6% है, पर अगले साल ये बढ़ के 8% हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं लॉन्ग टर्म के लिए एफडी में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। मेरे को पता है ना कि अगले साल बढ़ने वाला इंटरेस्ट रेट, क्योंकि मैंने अगर आज लॉक इन पीरियड में डाल दिया 6% के हिसाब से 5 साल के लिए, तो अगर अगली बार जो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, क्या उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ 1 साल के लिए एफडी में डालूंगा 6% पे, फिर अगले साल उस पैसे को री इन्वेस्ट कर दूंगा 8% के रेट से। ये होता है एक समझदार इन्वेस्टर का काम, है ना। क्योंकि अगर वो पहले ही 5 साल के लिए फिक्स कर लेता, फिर तो दिक्कत हो जाती, है ना। क्योंकि 5 साल के लिए फिक्स कर दिया, इंटरेस्ट रेट भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। अंदर कर दे, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस, द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रेट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज वेटेड। तो इसको क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज ऑफ द करंट एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। वेटेड एवरेज वो भी किसका, करंट एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट का, दैट में प्रीवेल ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ पर्टिकुलर फाइनेंशियल एसेट, जो पूरे टाइम चलता है एक फाइनेंशियल एसेट के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं इस चीज का। मान लेते हैं कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया भी था कि मेरे को पहले साल का ब्याज कितना मिला, 6%, लेकिन अगर मैं अगले साल का देखूं, उससे नेक्स्ट ईयर का ब्याज कितना मिला, 8%। तो अगर मैं एवरेज भी कैलकुलेट करूंगा तो 6 + 8 डिवाइड बाई 2, उम्मीद है सबको एवरेज निकालना आता है ना। तो 6 + 8 कितने हो गए, 14। 14 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे, 7%। अब जो ये 7% आया ना, ये मेरे पास क्या है, ये मेरा है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, किसका, एवरेज इंटरेस्ट रेट। बढ़ गया ना एवरेज। लेकिन वहीं पे अगर मैं 5 साल के लिए सिर्फ 6% डाल देता, तो पहले 2 साल का कितना मिलता मुझे ब्याज, पहले का 6%, दूसरे का भी 6 और 6 12, 12/2, यानी कि 6% ही रहता मेरा एवरेज। और हमेशा मेरा एवरेज 6 से ही बढ़ता। तो यहाँ पे होती है एक दिक्कत, ठीक है। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि जब हम अमाउंट को अपने हिसाब से लिक्विड फंड में रख के बार बार री इन्वेस्ट करते रहते हैं एक अच्छे इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग और अच्छे एसेट्स के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, assumptions ऑफ द एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस के इंपॉर्टेंट assumption कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट क्या आएगा, द शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स आर द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड, यानी कि हम लॉन्ग टर्म
टर्म बॉन्ड्स को प्रेफर ना करके अपनी इन्वेस्टमेंट को सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा पैसा हाई लिक्विड होगा, क्योंकि जैसे टाइम पीरियड होगा कि देखो लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है कि मैं लॉन्ग टर्म तक अपने पैसे के लिए वेट करना पड़ रहा है मुझे, लेकिन शॉर्ट टर्म में मैं अपने पैसे को वापस निकाल लूंगा। अगर मेरे को लग रहा है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है मार्केट के अंदर तो या तो री इन्वेस्ट कर दूंगा या फिर अपने पास कैश की फॉर्म में रखूंगा और अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करूंगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, इन्वेस्टर्स आर रिस्क न्यूट्रल। इन्वेस्टर क्या है, रिस्क न्यूट्रल है, ठीक है। दिस मींस मतलब ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं, दिस मींस दैट नो इन्वेस्टर इंटरेस्टेड इन टेकिंग रिस्क, यानी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। टेकिंग रिस्क ऑफ लॉकिंग देयर मनी, कि अपने पैसे को लॉक कर दिया जाए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक, यानी कि जैसे मैंने पहले बताया था प्रीवियस टॉपिक्स में भी कि हमेशा इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि अपने पैसे को लिक्विड की फॉर्म में अपने पास रखेंगे ताकि अच्छी अपॉर्चुनिटी आए तो उसे यूज कर सके या फिर कोई इमरजेंसी आए तो उसके लिए उसे यूज कर पाए। कोई भी अपने पैसे को एक लॉन्ग टर्म के लिए फंसाना जल्दी से पसंद नहीं करता। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, तीसरा पॉइंट, देयर इज नो ट्रांजैक्शन लॉस्ट। यहाँ पे किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन लॉस नहीं है इनवॉल्यूटेड इन बाइंग और सेलिंग, मतलब अगर हम बार बार बाय करते हैं या सेल करते हैं उसमें हमारी किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं आएगी, क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगी तो जो हम इंटरेस्ट का बेनिफिट कमाएंगे वो तो सारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट के अंदर निकल जाएगी, तो वो एक नुकसान हो सकता है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स विद डिफरेंट maturities. This implies that cost of buying a 2-year bond is same as the cost of buying 1-year bond. यानी कि मैं 2 साल के लिए बॉन्ड खरीदूं और चाहे 1 साल के लिए बॉन्ड खरीदूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ट्रांजैक्शन कॉस्ट के ऊपर, यानी कि मुझे बेनिफिट होने वाला है अगर हम अच्छे इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग बॉन्ड्स को बाय करते हैं तो वो चीज यहाँ पे आई। इसके बाद क्या आता है, इन बोथ दीज केसेस द कॉस्ट ऑफ बाइंग इज जीरो। इन दोनों ही केसेस में जो कॉस्ट ऑफ बाइंग है वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी, यानी कि अल्टीमेटली मुझे बेनिफिट होने वाला है। इसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट नोट, वो डिस्कस करते हैं। अब इस नोट में क्या लिखा हुआ है, इन जनरल, अगर हम जनरल लेवल की बात करते हैं, द एक्सपेक्टेशंस थ्योरी स्टेट्स दैट द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन एन एन पीरियड बॉन्ड, मतलब अगर हम अपना पैसे को एक एन पीरियड तक, यानी कि मतलब एन पीरियड, मान लो कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक एन पीरियड है, जैसे 5 साल 10 साल के अपने पैसे को हमने किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, शुड इक्वल सक्सेस इक्वल द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन अ 1 पीरियड बॉन्ड, ठीक है। और ये जो है ना वो बराबर रहेगा अगर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न एक पीरियड के लिए भी रखें तो। इसका मतलब अगर हम एन पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट रखेंगे तब भी एवरेज रिटर्न जो है वो 1 साल के जितना ही आएगा ओवर एन सक्सेसिव पीरियड, अलग अलग पीरियड्स को लेके भी। तो इसलिए बेनिफिट क्या है कि हम जो है ना वो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करें, उसी की बात यहाँ पे की भी गई थी, क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट की दिक्कत पैदा करती है, वो आ नहीं रही है, तो हम जो है ना शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर वो पैसा कुछ टाइम, जैसे मान लो कि 5 साल की एकदम से एफडी कराने की बजाय मैं 1-1 साल की एफडी को प्रेफर कर सकता हूँ। जैसे मान लिया मैंने कि भाई आज एफडी करवाई, 6% का रेट है, अगले साल में मान के चलता हूँ कि या तो इंटरेस्ट रेट 8% हो जाएगा, तो 1 साल में मेरा पैसा फ्री मेरे पास आ जाएगा, फिर मेरी मर्जी होगी चाहे तो उसे 8% पे लगाऊं, लेकिन मान लो अगर ब्याज कम हो गया तो फिर मैं नहीं लगाऊंगा उस पैसे को, किसी और अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करूंगा, किसी और अच्छे एसेट का वेट करूंगा इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर 8% हो गया तो उसे रीइन्वेस्ट कर दूंगा 8% के रेट पे। ऐसे ही 2 साल बाद मेरा पैसा फिर फ्री हो जाएगा, फिर मेरे पास ऑप्शन होगा उसे रीइन्वेस्ट करने का। यानी कि इस तरीके से ना कभी भी लॉन्ग टर्म में जो है ना इन्वेस्टमेंट से बच जाते हैं, हमारा पैसा लिक्विड भी रहता है, ठीक है। और अगर मान लो कि इस 1 साल के अंदर मान लो मुझे पैसे की नीड पड़ भी गई तो मैं किसी से उधार भी ले सकता हूँ ये बोल के कि मेरे पास अगले साल पैसा आ जाएगा। मतलब जैसे मान लो कि बीच में मान लेते हैं 6 महीने बाद मुझे पैसे की नीड पड़ गई तो मैं किसी से ले लूंगा, किसी दोस्त वगैरह से, रिलेटिव से, कि भाई 1 साल बाद मेरे पास जो पैसा है वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, मैं तब तेरे को वापस कर दूंगा। लेकिन मैं किसी को ये बोलूं कि मान लो मैंने 5 साल के लिए पैसे को लॉक इन पीरियड में डाल दिया, एफडी करवा ली 5 साल की, मैं बोलूं 6 महीने बाद मुझे फाइनेंशियल नीड पड़ गई कोई और मैंने पैसा उधार लिया, क्या बोलूंगा 4.5 साल तक वेट कर भाई, तो क्यों वेट करेगा भाई 4.5 साल तक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है जब हम किसी भी पैसे को अपने लिक्विड फंड में रखते हैं और रिस्क ज्यादा नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है एक रिस्क इन्वॉल्व जरूर होता है जब हम पैसे को लॉक इन पीरियड में डाल देते हैं। तो ऐसे ही आपने देखा होगा जब भी कोई पर्सन स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करता है या फिर अदर डेरिवेटिव वगैरह में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो एक क्या बोलते हैं उस पर नजर बनाए रखता है अपनी, है ना, मतलब एक तरह से देखता रहता है उसे कि उन स्टॉक्स में हो क्या रहा है, मेरे पोर्टफोलियो में क्या चल रहा है, कौन सी कंपनीज में कौन सी बातें कब चल रही हैं, है ना, ताकि उसके पोर्टफोलियोज जो है ना जनरली क्या रहे ग्रीन में ही रहे। क्योंकि हो सकता है ना भाई कि अच्छी कंपनीज आप सोचते चल रहे हो कि 10 साल 20 साल 30 साल तक मैं उसमें पैसा ला के रखूंगा, पर 10 साल बाद वो बिजनेस फेल हो गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पड़ाता है कि हम जो है वो अपने स्टॉक्स को, अपने एसेट्स को हमेशा
चेंज करते रहते हैं। कैसे? बार बार री इन्वेस्टिंग करके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जहाँ पे तो हमने ये समझा कि यील्ड कर्व जो है उसके ग्राफ इतने डिफरेंट क्यों बनते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं और कौन कौन सी वजह हैं जिनकी वजह से ये इतने सारे, मतलब कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से जो हमारे पास जो यील्ड कर्व था वो इतने डिफरेंट फॉर्म में बनते हैं। इसके अलावा हमने एक थ्योरी भी समझी, एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस। ठीक है, और इसका इंप्लीकेशन क्या रहता है वही मैंने आपको लोगों को डिफाइन कर दिया। इंप्लीकेशन का मतलब वही है कि ज्यादातर लोग जो है ना फिर ऐसे केसेस में एक्सपेक्टेड रिटर्न जनरेट करने की सोचते हैं, और एक्सपेक्टेड रिटर्न जनरेट करने की कोशिश में वो अपने पैसे को एक तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करते हैं ताकि लॉन्ग टर्म में उनका पैसा लॉक इन पीरियड के अंदर ना चला जाए, ठीक है, लिक्विड में रहे ताकि जब उसे जरूरत पड़े वो उसे यूज कर पाए। और साथ साथ ये भी चेक करता रहता है कि मार्केट में उन एसेट्स को लेके इंटरेस्ट रेट कैसे रहने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं, कम होने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपने पैसे को बार बार निकालता और री इन्वेस्ट करता रहता है। ठीक है, हम शुरू करें कंसेप्ट। हम बात करें सेगमेंटेड मार्केट की। हम सब जानते हैं जब भी कोई पर्टिकुलर बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो वो एक प्रॉपर मार्केट सेगमेंट के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कोई ऐसी कंपनी जो व्हीकल बनाती है, जो गाड़ियां बनाती है, तो वो किसका पार्ट होती है? ऑटोमोबाइल सेगमेंट का। अगर हम बात करते हैं मोबाइल फोन्स की तो सेल फोन का अपना एक अलग सेगमेंट है। तो हर एक जो बिजनेसमैन है, हर एक जो प्रोड्यूसर है, वो पर्टिकुलर एक सेगमेंट के अंदर ही प्रोडक्शंस करते हैं। सेगमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने पूरे मार्केट को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दिया। लेकिन यहाँ पे हम किसी भी बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मनी मार्केट्स की। तो जब मनी मार्केट की बात करते हैं या फिर इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जब हम अलग अलग इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग, अलग अलग मैच्योरिटी पीरियड के अकॉर्डिंग मार्केट के सेगमेंट्स बनाए थे ना, उसको बोलते हैं सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस। क्योंकि यहाँ पे हमें इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग और अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मार्केट्स को डिवाइड करना है। अब इससे होगा क्या कि जिस पर्सन को जितने लंबे टाइम तक के लिए, या फिर मान लेते हैं कि अलग अलग टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो उस तरह की मार्केट सेगमेंट के एसेट्स को, एसेट क्लास को बाय कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बॉन्ड जो है वो 1 साल के लिए हो सकते हैं, कुछ बॉन्ड 2 साल के लिए हो सकते हैं, और कुछ बॉन्ड 3 साल के लिए हो सकते हैं। जिसको इन्वेस्टमेंट 2 साल के लिए फिक्स करनी है अपनी, वो 2 साल वाली मार्केट में जाके वहां पे बॉन्ड ले सकता है। जिसको 3 साल वाली बाय करनी है वो 3 साल वाले एसेट्स में बाय कर सकता है। जिसको 1 साल का लॉक इन पीरियड रखना है वो 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट, यानी कि 1 साल वाले बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। यानी कि हम ये चीज जानते हैं कि अलग अलग बॉन्ड्स सेगमेंट जो है ना वो मार्केट डिवाइड हो चुकी है, और हम जो है अपनी पसंद की मार्केट सेगमेंट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब एक एक करके समझते हैं मार्केट सेगमेंटेड हाइपोथेसिस को। तो सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट द मार्केट्स फॉर डिफरेंट बॉन्ड, जहां पे हम मार्केट देखते हैं डिफरेंट बॉन्ड्स की विद वेरिंग मैच्योरिटीज, जहां पे मैच्योरिटीज क्या करती हैं? वेरी करती हैं, आर सेपरेट और सेगमेंटेड एंड नो सब्स्टिट्यूएबल, और ये सेपरेट रहेंगे, सेगमेंटेड रहेंगे, और ध्यान रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब्स्टिट्यूएबल नहीं होते हैं। यानी कि हम यहाँ पे एक मार्केट सेगमेंट को दूसरे से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को 2 साल के बॉन्ड खरीदने हैं तो उसे उसी मार्केट सेगमेंट के अंदर बाय करने पड़ेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि 2 साल के बॉन्ड्स के लिए उसके पास अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं। वो मतलब बॉन्ड्स में भी ऑप्शन होते हैं ना भाई, अलग अलग कंपनीज, अलग अलग कॉर्पोरेट्स बॉन्ड्स इशू करते हैं, तो हम किसी भी कंपनी या फिर किसी भी गवर्नमेंट का बॉन्ड यहाँ पे खरीद सकते हैं, तो वो अलग बात होती है। लेकिन हाँ, किसी भी एक मार्केट सेगमेंट को दूसरे मार्केट सेगमेंट से सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता। फॉर अनदर बिकॉज विच देयर यील्ड्स आर डिटरमाइंड इंडिपेंडेंटली। क्यों? क्योंकि जो इनकी यील्ड्स है, जिसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं, वो हम इंडिपेंडेंटली डिटरमाइन करते हैं एक दूसरे की। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि भाई जो 1 साल के लिए जो बॉन्ड्स हैं हो सकता है उस पर इंटरेस्ट रेट कम हो, जो 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट है वहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो, 3 साल के लिए तो वहां पे और ज्यादा हो। तो ऐसे कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज्यादा डिफर करते हैं। इसकी वजह से हम उन मार्केट्स को अलग अलग करके ही रखते हैं और सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ। अब अगला पॉइंट क्या आता है? द इंटरेस्ट रेट एज पर द सेगमेंटेड मार्केट। जब हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं एज पर द सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द बॉन्ड्स इन ईच बॉन्ड मार्केट सेपरेटली। यानी कि जो हम इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर बॉन्ड मार्केट में उन बॉन्ड्स की डिमांड और सप्लाई क्या चल रही है, और जहां पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, वही पॉइंट हमारा क्या बनेगा? इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट का पॉइंट बनेगा, इंटरेस्ट रेट का पॉइंट बनेगा। तो वही चीज यहाँ पे है। तो सिंपल सी बात है, सेगमेंटेड मार्केट के अंदर अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर इंटरेस्ट रेट क्या रहने वाला है वो कैसे पता लगेगा? उनकी डिमांड और उनकी सप्लाई के अकॉर्डिंग।
डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बॉन्ड, जब हम बात करते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड की, देयर विल बी अ डिफरेंट मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ दैट बॉन्ड। तो टाइप ऑफ बॉन्ड के हिसाब से उनकी मार्केट भी अलग अलग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल जो भाई 1 साल के बॉन्ड हैं वो अलग मार्केट में मिलेंगे, जो 2 साल वाले बॉन्ड हैं वो अलग मार्केट में, 3 साल वाले बॉन्ड अलग मार्केट में, ऐसे वो कहीं ना कहीं मार्केट भी अलग अलग होंगी उनके खरीदने और सेल करने की। वही चीज यहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल इन द मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स, अगर हम बात कर रहे हैं लोनेबल फंड्स की मार्केट के बारे में, द मार्केट फॉर 1 ईयर लोन, अगर हमें 1 साल के लोन लेना है, विल बी डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट ऑफ 2 ईयर लोन, तो वो अलग हो सकता है 2 ईयर लोन, 2 साल के लोन से, एंड सो ऑन। हेंस द नेचर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो नेचर जो होती है ना डिमांड की और सप्लाई की ऑफ द लोन विल बी डिफरेंट, वो अलग अलग हो सकती है फ्रॉम दैट अनदर टाइप ऑफ लोन इन अनदर मार्केट। ठीक है, दूसरे टाइप से, यानी कि हो सकता है कि भाई जो 1 साल के बॉन्ड्स हैं वहाँ पे डिमांड और सप्लाई अलग हो, जो 2 साल के बॉन्ड हैं यानी कि 2 साल का इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे अलग डिमांड सप्लाई हो, जो 3 साल के बॉन्ड है वहाँ पे अलग डिमांड सप्लाई हो, है ना। वो डिपेंड करता है कि लोग जो हैं वो किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वही चीज़ यहाँ पे आती है। अकॉर्डिंगली द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल ऑल्सो भी डिफरेंट, और जब डिमांड और सप्लाई हर एक मार्केट सेगमेंट की अलग अलग है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो अलग अलग होगा। तो वही चीज यहाँ पे है कि जब डिमांड सप्लाई अलग है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होगी यहाँ पे अलग अलग होगी, यानी कि डिफरेंट रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग अलग मार्केट सेगमेंट के अंदर। सिंस दे आर इंडिपेंडेंटली डिटरमाइंड, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली डिटरमाइन किए जाते हैं। एनी चेंज इन द इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंज आया इन वन मार्केट डज नॉट अफेक्ट द इंटरेस्ट रेट ऑफ अनदर मार्केट, मतलब एक मार्केट के इंटरेस्ट रेट में क्या हो रहा है उसका दूसरे मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक मार्केट में इंटरेस्ट रेट है उसकी डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग, दूसरी मार्केट में इंटरेस्ट रेट है उसकी डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से ये एक दूसरे की मार्केट शेयर को अफेक्ट नहीं करते हैं। हेंस अनलाइक एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस चेंज इन शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, तो जैसे हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस की, वहां पे तो हमने सब कुछ मिक्स कर रखा था, हैव नो इंपैक्ट ऑन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे क्या था कि शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट अलग था और उसका लॉन्ग टर्म में कोई भी इंपैक्ट नहीं था अंडर सेगमेंटेड मार्केट थ्योरी, सेगमेंटेड मार्केट थ्योरी के अंदर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सेगमेंटेड मार्केट में जब हमने मार्केट ही अलग अलग कर दी अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से, तो इस बात का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी एक मार्केट दूसरी मार्केट को इम्पैक्ट नहीं करती हैं, इंपैक्ट नहीं डालती हैं। दूसरी बात इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करती हैं हर एक मार्केट सेगमेंट। ठीक है, मतलब जो 1 साल की इन्वेस्टमेंट है वो अलग परफॉर्म करेगी अपने डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना अलग रहेगा। जो 2 साल की है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग रहेगा, वो अलग परफॉर्म करेगी। जो 3 साल की इन्वेस्टमेंट वाली है उसका इंटरेस्ट अलग रहेगा, वो अलग परफॉर्म करेगी। तो इस तरीके से जो है ना परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटी चलती रहती है। तो ये हमारे पास क्या आया, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे सामने हमारे पास आया। इसके बाद क्या आता है, विच शोज मार्केट फॉर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स। तो अब यहाँ पे 3 अलग अलग प्रकार के हमें यहाँ पे लोन देखने को मिलते हैं और बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। पहला पॉइंट क्या आया, मार्केट फॉर 1 ईयर लोन बॉन्ड, जहाँ पे हम 1 साल की बॉन्ड के बारे में बात करेंगे कि 1 साल में बॉन्ड जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। सेकंड, मार्केट फॉर 2 ईयर लोन एंड बॉन्ड, कि भाई 2 साल का बॉन्ड और लोन क्या हो सकता है, और 3 साल के लोन्स और बॉन्ड क्या होते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखे, देखो मार्केट फॉर 1 ईयर लोन, ये डिमांड, ठीक है, ये सप्लाई है, जहाँ पे इंटर करिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है हमारा। मार्केट फॉर 1 ईयर लोन, मार्केट फॉर 2 ईयर लोन में देखो R2, ठीक है भाई, जहाँ पे डिमांड सप्लाई नहीं, क्योंकि इसकी अपनी डिमांड है भाई। कुछ लोग जो है वो सिर्फ चाह रहे हैं कि भाई हम जो है वो 1 साल के बॉन्ड्स को सेल करेंगे, तो भाई सप्लाई उसके हिसाब से होगी। और कुछ लोग चाह रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट भी 1 साल के लिए ही करेंगे, तो उनकी डिमांड भी अपने प्रकार की होगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन होगा, जिसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि 2 इयर्स की जो लोन है या फिर जो इन्वेस्टमेंट है फिर जो बॉन्ड है, ठीक है, उसकी सप्लाई अपनी है, उसकी डिमांड अपनी है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, अलग से डिटरमाइन किया जाएगा, जो कितना आया R2। तो ये हो गया मार्केट फॉर 2 ईयर लोन। सेम ऐसे ही जब हम बात करेंगे मार्केट फॉर 3 ईयर लोन, तो उसकी अपनी डिमांड है, अपनी सप्लाई है, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा R3, जिसका इन दोनों मार्केट से कोई रिलेशन नहीं है। तो यानी कि हर एक मार्केट आपस में इंडिपेंडेंट रहती है और एक दूसरे के ऊपर किसी प्रकार का इंपैक्ट नहीं डालती हैं, इसलिए मैं क्या पढ़ रही हैं, सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस।
ठीक है। लेकिन जब हम पढ़ रहे थे ना एक्सपेक्टेड, ये आपको याद होगा एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस, तो वहां पे हम क्या देख रहे थे कि लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न्स देख रहे थे, एवरेज रिटर्न्स कितने आ रहे हैं लॉन्ग टर्म के अंदर और शॉर्ट टर्म के अंदर। तो इस तरीके से लोग कंपैरिजन करके अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को या फिर इन्वेस्टमेंट के टाइम पीरियड की मैच्योरिटी पीरियड को चेंज कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे पहले से ही मार्केट को डिवाइड कर रखा है कि आप 1 साल का बॉन्ड लोगे, 2 साल वाला बॉन्ड लोगे या 3 साल वाला बॉन्ड लोगे। 1 साल वाला बॉन्ड लोगे तो 1 साल के अंदर आपकी मैच्योरिटी आ जाएगी, आपको पैसा मिल जाएगा। 2 साल वाला बॉन्ड लोगे, 2 साल बाद उसकी मैच्योरिटी आएगी, पैसा वापस मिल जाएगा विद इंटरेस्ट। और 3 साल वाला लोगे तो वही वाला हिसाब के 3 साल पैसा वापस मिल जाएगा विद इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन अब बात कर रहे थे थोड़ी सी रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा कहां मिलेगा। जैसे कि हम सब जानते हैं जनरली देखा गया है कि एक पर्सन जितने लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहता है तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा ही मिलते हैं, क्योंकि उसने एक रिस्क लिया है अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे को सैक्रिफाइस किया है, अपने आप से दूर कर दिया कि मैं इस पैसे को यूज नहीं करूंगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि सबसे ज्यादा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कहां पे रहेगा, R3 का, ठीक है। और ये चीज सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस से नहीं है, अगर कोई पर्सन लोन भी लंबे टाइम पीरियड तक के लेता है तो उससे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ता है। तो R3 का रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा, ठीक है। और उससे कम किसका, R2 का, क्योंकि R2 में 2 साल की इन्वेस्टमेंट है सिर्फ, और R1 में 1 साल की, तो सबसे कम इंटरेस्ट किसका रहेगा, R1 का। तो ऐसी बात है यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे दिखा भी दिया है, जब मैं नीचे आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इन एक्सट्रीम लेफ्ट, तो पहले देख लेते हैं ये क्या था, सेगमेंटेड मार्केट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन, कि अलग अलग प्रकार के लोन या फिर बॉन्ड्स, उसको लेके क्या इंटरेस्ट रेट रहने वाला है, उसकी बात हमने इस मार्केट सेगमेंट में कर ली। इसके बाद क्या आता है, इन एक्सट्रीम लेफ्ट साइड, जो हम लेफ्ट में देखते हैं ये गिवन फिगर, मार्केट फॉर 1 ईयर लोन बॉन्ड्स इज शोन वेयर द हाइट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स आर लोअर एज कंपेयर टू दैट ऑफ मार्केट फ्रॉम 2 ईयर लोन और बॉन्ड और 3 ईयर। देखो इसका डिमांड सप्लाई कर्व कितना ऊपर है, इसका उससे नीचे, इसका सबसे नीचे है। क्यों है नीचे, उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पे डिमांड भी इतनी नहीं है, सप्लाई भी इतनी नहीं है, इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। इसका R2 का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, R3 का सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो वो चीज है, तो वही देखो उसने क्या बोला कि जो डिमांड सप्लाई कर्व है ना इसकी, वो बहुत नीचे है एज कंपेयर टू 2 ईयर लोन या फिर 2 ईयर बॉन्ड या फिर 3 ईयर लोन से। इसके बाद एज कैन बी सीन इंटरेस्ट रेट्स आर डिटरमाइंड सेपरेटली, तो हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पे सेपरेटली डिटरमाइन किया जाता है इन ईच मार्केट, हर एक मार्केट में कॉरस्पॉन्डिंग टू द इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई रिस्पेक्टिवली इन दीज 3 मार्केट सेपरेटली, हर एक तीनों मार्केट में सेपरेटली। तो R3 सबसे ज्यादा, R2 उससे ज्यादा, और यहाँ पे R1 आएगा, ठीक है। विच इंप्लाइज दैट द इंटरेस्ट रेट इज हायर इन द मार्केट वेयर टर्म टू मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड इज हायर। जैसे मैंने बताया भी था कि जहां पे एक पर्सन ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टेड है, जिसका मैच्योरिटी का टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है, वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, क्योंकि एक पर्सन ने अपने पैसे को रिस्क में रखा है एक अच्छे लंबे टाइम पीरियड तक। तो विच इंप्लाइज दैट द इंटरेस्ट रेट इज हायर इन द मार्केट वेयर टर्म टू मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड इज हायर, जहां पे टर्म यानी कि मैच्योरिटी का टाइम पीरियड क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। दिस मीन्स दैट चेंज इन द इंटरेस्ट रेट ड्यू टू चेंज इन द डिमांड एंड सप्लाई। तो ये क्या दिखाता है कि चेंज अगर आता है इंटरेस्ट रेट में, किसमें, चेंज आने में डिमांड और सप्लाई के, सप्लाई कंडीशंस इन एनी ऑफ दीज मार्केट डू नॉट अफेक्ट द इंटरेस्ट रेट ऑफ अदर मार्केट। इसका मतलब अगर किसी भी प्रकार से चेंज आया किसी एक मार्केट के इंटरेस्ट रेट में, अब समझते हैं इस मार्केट का इंटरेस्ट रेट चेंज कैसे होगा, जब इसका डिमांड और सप्लाई चेंज हो जाएगा। लेकिन क्या इससे इस मार्केट का फर्क पड़ेगा, नहीं, उसकी डिमांड सप्लाई अपनी है, इसकी डिमांड सप्लाई अपनी है, तो जिसकी वजह से इसका इंटरेस्ट रेट भले ही चेंज हो रहा हो, ठीक है, उसका भी चेंज होगा तो इंडिपेंडेंटली होगा, उसका भी चेंज होगा तो वो भी इंडिपेंडेंटली होगा। यानी कि एक में चेंज आया अगर इंटरेस्ट रेट में, उसका दूसरे पे फर्क नहीं पड़ता है इस मार्केट के अंदर, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस इन एनी ऑफ दीज मार्केट डू नॉट अफेक्ट द इंटरेस्ट रेट ऑफ अदर मार्केट। मतलब अगर एक मार्केट की डिमांड और सप्लाई में चेंज आया तो वो कभी भी दूसरी मार्केट को अफेक्ट नहीं करता है, दूसरी मार्केट के इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट नहीं करता है। तीनों मार्केट सेगमेंटेड इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करती हैं। पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज ये समझ लेते हैं, वो क्या, द यील्ड कर्व अंडर सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस, यानी कि जब हम मार्केट को सेगमेंट की फॉर्म में चेंज कर देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यील्ड कर्व कैसे बनाई
बताई जाती है। और फिर हम डिस्कस करेंगे इसके एडवांटेजेस के बारे में और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो देखते हैं पहला टॉपिक। तो ये आपको यील्ड कर्व दिख रहा होगा। हमने इसमें ये डिस्कस किया था कि जब हम मैच्योरिटी पीरियड को डिफर करते हैं, मतलब सपोज करते हैं लोन या फिर इन्वेस्टमेंट 1 साल के लिए करना है, या फिर 2 साल के लिए, या फिर 3 साल के लिए, यानी कि या तो हम लोन लेंगे या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो वो 1 साल के लिए हो सकता है, और 2 साल के लिए और 3 साल के लिए। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि हम इस केस में, यानी कि सेगमेंटेड हाइपोथेसिस वाले केस में, इन सारे बॉन्ड्स को अलग अलग मार्केट फॉर्म में डिवाइड कर देंगे, यानी कि मार्केट की फॉर्म में सेगमेंट में डिवाइड कर देंगे। यानी कि जो फर्स्ट मार्केट मान लेते हैं, वहां पे मान लेते हैं जो लोन मिलेगा वो सिर्फ 1 साल के लिए, दूसरी मार्केट में लोन मिलेगा 2 साल के लिए, और तीसरी मार्केट में लोन मिलेगा 3 साल के लिए। पहली मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा R1, दूसरी में R2, तीसरी में R3। और हमने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात की थी कि जब भी कोई पर्सन इन्वेस्टमेंट करता है बॉन्ड मार्केट में, तो जितना ज़्यादा मैच्योरिटी पीरियड होगा, जितना ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए वो इन्वेस्ट किया जाएगा पैसा, उतना हायर रिटर्न्स जनरेट किए जा सकते हैं। और जितना कम टाइम रहेगा, उतना ही जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो जाएगा, कम होता शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। यानी कि हम एक बात यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट है वो लोन 1 साल के केस में कितना मिलेगा, कम मिलेगा। अगर हम दूसरे मार्केट की बात करते हैं जहाँ पे 2 साल का मैच्योरिटी पीरियड है, वहाँ पे लोन का अमाउंट जो है उस पर इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, यानी कि लोन के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। जो तीसरा पीरियड है, यानी कि जहाँ पे हम 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और ज़्यादा रहेगा। यानी कि जिस हिसाब से टाइम बढ़ेगा ना, उसी हिसाब से इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। यानी कि जैसे जैसे मैच्योरिटी का टाइम बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि 1 साल के इसमें इंटरेस्ट रेट R1 जो कि R2 R3 कंपैरिजन में क्या है, कम है। R2 R1 से बड़ा है, R3 से कम है। और जो कि R3 जहाँ पे हम 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट या फिर लोन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो यील्ड कर्व समझ लेते हैं यहाँ पे। तो यील्ड कर्व अंडर सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस कैन बी ड्रोन बाय टेकिंग द इंटरेस्ट रेट ऑन वर्टिकल एक्सिस। जहाँ पे हम इंटरेस्ट रेट को कहाँ पे लेंगे, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर। देखो इंटरेस्ट रेट कौन सा है, ये रहा इंटरेस्ट रेट R1 R2 R3 जो किस पे है, वर्टिकल एक्सिस पे। और जो टाइम पीरियड है वो कौन सा है, 1 2 3, ये किस पे है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। इसके बाद ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस फॉर लोनेबल फंड्स 3 डिफरेंट इंटरेस्ट रेट। जहाँ पे हम लोनेबल फंड की बात कर रहे हैं वो भी 3 अलग अलग इंटरेस्ट रेट के बेस पे, जैसे कि R1 R2 एंड R3 फॉर 1 ईयर 2 ईयर एंड 3 ईयर लोन। जहाँ पे हम बात कर रहे हैं R1 की 1 साल के लिए लोन 1 साल के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, R2 की 2 साल के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, और R3 की 3 साल के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। ईयर लोन टेकन फ्रॉम 3 डिफरेंट मार्केट, 3 डिफरेंट मार्केट से रिस्पेक्टिवली, वेयर R3 इज ग्रेटर देन R2 एंड R2 इज ग्रेटर देन R1। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि R3 यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है, वो जब ज़्यादा रहेगा जब मैच्योरिटी का टाइम पीरियड उतना ही ज़्यादा होगा। और हम सब जानते हैं R3 R2 और R1 कंपैरिजन में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड 3 साल है, R2 के केस में टाइम पीरियड 2 साल का है, और R1 के केस में टाइम पीरियड 1 साल का है, इसलिए सबसे कम इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिलने वाला है। इन गिवन फिगर बाय प्लॉटिंग द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, अगर हम इन कॉम्बिनेशंस को प्लॉट करते हैं ऑफ आर टर्म टू मैच्योरिटी गेट अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व, तो हमें ऐसे क्या मिलेगा, अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व यहाँ पे देखने को हमें मिलेगा। सिंस इंटरेस्ट रेट्स राइज विद टर्म टू मैच्योरिटी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू मैच्योरिटी के टाइम पीरियड के साथ। तो R1 से ज्यादा है R2, R2 से ज्यादा है R3, ये हमारा टाइम पीरियड है 1 2 3। तो मैं कह सकता हूँ ये अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है मैच्योरिटी के टाइम के अकॉर्डिंग और रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। जहां पे पहले साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम था, दूसरे साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, और जैसे ही टाइम पीरियड तीसरे साल तक पहुंचा यानी कि टाइम और ज्यादा बढ़ गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ गया। ये दिखा रहा है एक पॉजिटिव रिलेशन है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो यील्ड कर्व है वो ऐसा बना है। तो टाइम पीरियड बढ़ेगा तो इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
अब लेकिन यहाँ पे एक आता है इंपॉर्टेंट नोट। अब वो इंपॉर्टेंट नोट क्या है जो बनेगा इस हाइपोथेसिस का, लिमिटेशंस भी, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नोट में क्या है, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट द मार्केट फॉर अ 1 ईयर लोन विल बी हैव लोअर इंटरेस्ट रेट देन मार्केट फॉर अ 2 ईयर लोन। बात है भैया, आपने हाइपोथेसिस में तो बात की है भाई, ये अकॉर्डिंग टू सेगमेंटेड हाइपोथेसिस के हिसाब से अच्छा है, लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें तो रियलिटी में ऐसा जरूरी नहीं होता कि जो पर्सन 1 साल के लिए इन्वेस्टेड है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ही मिलेगा, जो 2 साल के लिए इन्वेस्टेड है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेंगे, और जो 3 साल के लिए है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट और ज़्यादा मिलेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो वो बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सिर्फ आप इस बात पे डिपेंड नहीं कर सकते कि टाइम ज़्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, जो कि जनरली मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सिर्फ यही सच है ये भी ज़रूरी नहीं है। क्या पता किसी एक टाइम पे जो मार्केट है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और जब मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होगी तो उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट किया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं एग्जांपल से बताऊं तो ऐसा टाइम भी आया है, अगर हम इक्विटीज की बात करते हैं ना, तो म्यूचुअल फंड ने 50-50, 60-60% रिटर्न दिया है सिंगल ईयर में। क्यों दिए हैं सिंगल ईयर में या फिर 2 सालों में, मतलब आप मान लो 30%, 35%, 40% का रिटर्न। उसका एक लॉजिक ये है साफ, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट की सिचुएशन काफ़ी अच्छी थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि सिर्फ टाइम के अकॉर्डिंग ही इंटरेस्ट रेट डिपेंड नहीं करता। वही चीज़ यहाँ पे नोट में भी लिखी है कि हमेशा जरूरी नहीं है कि 1 साल वाले केस में इंटरेस्ट रेट कम ही रहेगा और 2 साल किससे 2 साल वालों से या फिर 3 साल वालों से। ऐसा हो भी सकता है कि भाई जो 1 साल में है वहां पे इंटरेस्ट ज्यादा मिल गया, जो 2 साल के लिए जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल गया। ठीक है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए बट होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इट मींस अ डाउनवर्ड फ्लैट और हम्प्ड यील्ड कर्व कैन आल्सो इमर्ज। जिसकी बात मैंने की थी यील्ड कर्व वाले टॉपिक में, जब हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे थे वहां पे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ यील्ड कर्व पढ़े थे। वहां पे हमने एक टॉपिक और भी पढ़ा था कि जो यील्ड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग भी हो सकता है, यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। जनरली हम जब बात करते हैं ना तो हम यहाँ पे एवरेज रिटर्न की बात करते हैं। जैसे अगर मैं मान लो कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो स्टॉक मार्केट में एक फॉर्म क्या होती है कि जरूरी नहीं है कि अगर किसी 1 साल में किसी पर्सन ने 50% रिटर्न जनरेट कर दिए इन्वेस्टमेंट करके या फिर 40% रिटर्न जनरेट कर दिए, तो वो लगातार उसी रेट से ग्रो करता रहेगा अपने वेल्थ को। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम बात करते हैं एवरेज रिटर्न की, यानी कई बार ऐसा होता है कि मार्केट आउट परफॉर्म करती है तो अच्छे रिटर्न देती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है मार्केट सिर्फ कॉन्स्टेंट रिटर्न देती है या फिर बिल्कुल ही रिटर्न नहीं देती है। इसलिए हम ना सिर्फ फोकस करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो वही चीज यहां पे है कि यील्ड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है और हम्प्टी भी हो सकता है, और यील्ड कर्व्स कैन बी आल्सो इमर्ज, मतलब ये सारे यील्ड कर्व भी इमर्ज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल मैंने लिखा भी हुआ है। अगर R1 ज्यादा है R2 से, R1 ज्यादा है R2 से, इसका मतलब बात का मतलब ये है कि जो पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 2 साल के इन्वेस्टमेंट से क्या है, ज्यादा है। इस बात का मतलब ये है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कहीं ना कहीं यील्ड कर्व हमारा बन रहा है। तो ये तो हमने बात की सिर्फ किसके हिसाब से, ये बात की हमने सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस के हिसाब से, और ये इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन बनेगी जिसको मैंने ड्रॉबैक वाले पॉइंट पे भी यहाँ पे लिख दिया है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ जहां पे हम बात करेंगे एडवांटेज के बारे में, साथ साथ डिसएडवांटेज यानी कि लिमिटेशंस जिसको आप ड्रॉबैक्स ही बोल सकते हो इस थ्योरी के, वो समझते हैं। तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस। तो सबसे बड़ी एडवांटेज ये है क्योंकि हम यहाँ पे मार्केट को डिवाइड कर पा रहे हैं, सेगमेंट में तोड़ पा रहे हैं, यानी कि हमने कहीं ना कहीं एक मार्केट के बहुत सारे हिस्से कर दिए। जो जितने टाइम पीरियड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जो मैच्योरिटी पीरियड अपने हिसाब से चेंज करना चाहता है, वो अलग अलग उसके पास मार्केट फॉर्म अवेलेबल है। यानी कि जिसको मान लो 1 साल के इन्वेस्टमेंट करनी है वो ऐसे मार्केट में जा सकता है, ऐसे सेगमेंट में जा सकता है जहां पे वो सारी एसेट क्लास है जहां पे इन्वेस्टमेंट का मैच्योरिटी पीरियड सिर्फ 1 साल का रहता है। ठीक है, वहीं पे जिनको 2 साल के इन्वेस्टमेंट करनी है वो ऐसी फॉर्म ऑफ मार्केट में जा सकते हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2 साल के लिए होती है। और कुछ लोग जिनको 3 साल के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो वो ऐसी एसेट क्लास को चूज कर सकते हैं जिनका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, 3 साल के लिए या फिर 3 से
फालतू साल के लिए भी रह सकता है। तो ये एक फायदा हुआ क्या चीज करने का, सेगमेंटेड मार्केट बनाने का। तो सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस इज मोर रियलिस्टिक, ये क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, रियलिस्टिक है, ठीक है, एज इट सेपरेट्स द मार्केट फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन, क्योंकि ये जो है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स को और बॉन्ड्स को सेपरेट कर देता है, अलग अलग कर देता है, एज द रिक्वायरमेंट एंड मैनेजमेंट, रिक्वायरमेंट के हिसाब से और मैनेजमेंट के हिसाब से ऑफ पर्सनल फाइनेंस, किसके, पर्सनल फाइनेंस के। टू डू डिफर फ्रॉम बायर टू बायर, ताकि बायर से बायर को डिफर किया जा सके, यानी कि वो बायर डिफर रहे जिसका इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड बाकी बायर से क्या है, अलग है। टू बायर एज पर देयर प्रेफरेंस, उनकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से। लेकिन बेनिफिट तो एक ये आया ही, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, यानी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो देखते हैं कौन कौन से हैं। 2 पॉइंट पढ़ेंगे इसके ऊपर हम। पहला पॉइंट क्या बोलता है, द असर्शन दैट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रेट्स आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। जो हमने यहाँ पे सोच रखा था क्या, कि जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रेट्स हैं वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं, और अनरिलेटेड इज नॉट एंटायरली ट्रू। ये पहली बात तो बिल्कुल ट्रू नहीं है, बिल्कुल सही बात है। जहां पे हम इस मार्केट की बात कर रहे थे कि एक मार्केट में जो भी चेंज आ रहा है, मतलब हमने जब ये हाइपोथेसिस पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, वहां पे मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि अगर मान लेते हैं कि किसी एक मार्केट में चेंज आया, सपोज करते हैं पहली मार्केट में कोई चेंज आया, उसकी डिमांड सप्लाई चेंज हुई, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुआ, तो वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर रही है हर एक मार्केट, तो उसका दूसरी सेगमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। रियलिटी में इंटरेस्ट रेट फर्क डालता है, आज बताता हूँ क्यों डालता है। उस टाइम तो जो थ्योरी पढ़ानी थी मैंने आपको ये समझा दी प्रीवियस वीडियो में, लेकिन आज क्लियर करता हूँ। जैसे मान लो कि मैं ही एक इन्वेस्टर हूँ और मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट का ज्यादा बेनिफिट होता है, तो क्या यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ने हमें अफेक्ट नहीं किया? बिल्कुल किया। हो सकता है कुछ लोग लालच में आके उस मार्केट को बिल्कुल उस मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जहां पे रिटर्न्स सिर्फ 1 साल के हिसाब से मिलते हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट कम मिलता है। वो प्रेफर करेंगे या तो 2 साल की इन्वेस्टमेंट वाले मार्केट को या फिर 3 साल की इन्वेस्टमेंट वाले मार्केट को, क्योंकि वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, यानी कि प्रॉफिट ज्यादा है, रेट ऑफ रिटर्न्स ज्यादा रहने वाले हैं। तो लोग कई बार लालच में आके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते भी हैं, वो हमें यहाँ पर दिखता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इंटरेस्ट जो है ना वो एक मार्केट की दूसरी मार्केट पे अफेक्ट डालते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लेते हैं कुछ लोग 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या फिर 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, लेकिन उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलने वाला है, कम मिल रहा है। तो बोलेंगे अरे मैं बेवकूफ हूँ जो मैं इतने लंबे टाइम तक अपना पैसा फंसा कर रखूंगा या फिर लॉक इन पीरियड के अंदर रखूंगा। मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं सिर्फ 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ठीक है। जब वो मेरे पास पैसा वापस आ जाएगा और अगर मुझे मार्केट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तब मैं उस एसेट में दोबारा री इन्वेस्ट कर दूंगा। तो जब मुझे ऐसा लगना शुरू हो जाए कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने का नुकसान भी हो सकता है या फिर रिटर्न्स कम भी मिल सकते हैं, तो लोग उनकी डिमांड को छोड़ के सिर्फ कम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि हम ये चीज़ जानते हैं कि रिटर्न्स, डिमांड और सप्लाई बहुत सी चीज़ें मार्केट को अफेक्ट करती हैं। यानी कि हम ये पूरी तरीके से बिल्कुल नहीं बोल सकते कि जो सेगमेंट है हर एक, चाहे वो सेगमेंट फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से वो एक दूसरे के ऊपर किसी भी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट रहते हैं। यानी कि हम उन्हें कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। उसको मैंने इस पॉइंट में क्लैरिफाई कर दिया। इसके बाद क्या आता है, इंपीरिकल एविडेंस सजेस्ट दैट दे टू मूव टुगेदर। मतलब इंपीरिकल एविडेंस शो करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि ये सब एक साथ मूव करते हैं एंड अफेक्ट्स वन अनदर ओवर अ पीरियड, और एक टाइम पीरियड के बाद एक दूसरे के ऊपर प्रभाव भी डालते हैं। इसके बाद सिमिलरली टेकिंग क्लू फ्रॉम द जनरल इक्विलिब्रियम फ्रेमवर्क। और जब हम बात करते हैं जनरल इक्विलिब्रियम फ्रेमवर्क की, इट कैन बी सेड दैट द डिफरेंट मार्केट्स डू अफेक्ट वन अनदर, यानी कि डिफरेंट मार्केट एक दूसरे को अफेक्ट करती है थ्रू स्पिल ओवर एंड फीडबैक इफेक्ट्स। स्पिल ओवर या फिर फीडबैक इफेक्ट से, यानी कि लोग जो है बहुत सी बातें बताते हैं अलग अलग मार्केट फॉर्म के बारे में, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर अफेक्ट जरूर डालती हैं। लास्ट पॉइंट, the theory cannot predict the changes in the patterns of the yields. It only says that yield change its preference or loans of different maturity changes.
यानी कि जो ये वाली थ्योरी है वो कभी भी यील्ड्स के बाकी पैटर्न्स को प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाती। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज की सबसे बात करें, टाइम के हिसाब से, कि टाइम ज़्यादा रहेगा तो इन्वेस्टमेंट रिटर्न ज़्यादा आएंगे, जरूरी थोड़ी ना है। वो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी। यानी कि अदर फैक्टर्स भी है जिसपे ये थ्योरी फोकस नहीं कर पाती है, जो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट को चेंज करते हैं। इंटरेस्ट रेट सिर्फ और सिर्फ टाइम की वजह से चेंज नहीं होता, मार्केट में ऐसी अलग अलग बहुत सी सिचुएशंस होती हैं जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट चेंज होता है। ठीक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये थ्योरी जो है ना ये सब चीज़ें बताने में फेल हो जाती है, और ये कुछ इसके मेजर ड्रॉबैक्स सामने आते हैं, लिमिटेशन सामने आते हैं। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ गया है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे किसी और हाइपोथेसिस के बारे में। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, तो अब इसको जो उतारना है उतार ले, और फिर भी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट रहेगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब इसको जो उतारना है वो उतार सकता है।